class 9th. Good afternoon. So I'm here with the last presentations of your chapter drainage. So today, yesterday we talked about the peninsular river systems and the distinguish between the Himalayan and the peninsular river systems. Today we are observe the conclusions of the part. Since we know the rivers are very useful to us, so what is the use of the rivers, how they are important for the human and in order to cradle the civilizations, the first part, and the second the lakes, and the final what measures to preserve the river pollutions done by the government on a different time. So this is the first slide saying the role of the river in the Indian economy or any economy. क्या रोल है रिवर्स का? रिवर्स हैव रिमेंड इम्पोर्टेंट थ्रू द एजेस. दशकों से, सालों से, युगों से नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण रही हैं. द एरियाज अलॉन्ग द banks of the river was witness great culture and the economical progress in the ancient times. If you remember, as we discussed in the class 6 also, the Indus Valley civilizations, आपको याद है इंडस वैली civilizations कहाँ हुई थी? Has grown around the Indus River. मेसोपोटामिया जो civilizations है आपका, दुनिया में सारी जो सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों के किनारे. वाराणसी अगर आप देखो, हरिद्वार है, बड़े शहर सारे के सारे नदियों के किनारे ही, क्योंकि पुराने समय से इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, कल्चर जो भी है, हेरिटेज, वो सब नदियों के किनारे था. रिवर हैज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द फोक लोर एंड टू द फोक सॉन्ग. इतने गाने बने हैं नदियों पे, इतने गाने बने हैं. गंगा जी की तो अलग से स्तुतियाँ होती हैं, पूजा होती हैं. नर्मदा के बारे में हम कल बात कर रहे थे, पेनिनसुलर रिवर के बारे में, इन सब के बारे में. ये हमारी कहानियों का, गंगा के बारे में कितनी कहानियाँ हैं कि गंगा कैसे आई, शिव जी की जटाओं से, गंगा माता है, हम गंगा को माता कहते हैं. तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि उसका रोल है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन या कल्चर में, इसलिए इतना महत्वपूर्ण उसको माना जाता है, माँ के समान दर्जा है. रिवर नेचुरल रिसोर्स तो देती हैं, बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर है, सैंड है, एलुवियल सॉइल है. आज ही सुबह हमने ब्रह्मपुत्रा वाला आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल शेयर किया था, उसमें यही बताया गया था कि अगर जो बाढ़ आई है ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स में या आसाम के प्लेन्स में, काजीरंगा का प्लेन्स में, तो वो बहुत ज़रूरी है बाढ़. चाहे जो भी उसका नुकसान हो रहा हो शॉर्ट टर्म्स, अगर वो बाढ़ ना होती तो काजीरंगा ना होता. जो मासी लैंड है, जो दलदली लैंड है, जो प्लेन्स है, जो एलुवियल सॉइल आती है, जो फर्टाइल लैंड है, तो ये एक नेचुरल सोर्स है, इसेंशियल फॉर द ह्यूमन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. बिल्कुल जो पता ही है हमें, जहाँ मेरा कर्सा जा रहा है, ह्यूमन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. रिवर डिपॉजिट द एलुवियल सॉइल. तो जितनी भी फर्टाइल लैंड है, जहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लार्जर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, वो एलुवियल सॉइल है. और ज़्यादातर रिवर के ही कारण से प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड आपके देश में, गंगा, कावेरी एंड द अदर डेल्टास बहुत ही ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं. इसके बारे में ये आपके बुक का पार्ट मैंने हाईलाइट किया है कि द रोल ऑफ द रिवर, लगभग वही बात की गई है, नेविगेशन में काम आती है. हाइड्रो पावर जनरेशन, आपकी बिजली बनती है लगभग 30-40% हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन से. टनकपुर में, बनबसा में आपको पता ही है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, धौलीगंगा, टेहरी, भाखड़ा नागल, रिहन, तो ऐसे बहुत सारे डैम्स हैं जिनमें बांध बनती है. लेकिन इसी बीच हमारी आबादी बढ़ी है और नदियों गंदी हुई हैं, तो उसके बारे में लिखा है. रिवर पॉपुलेशन, डोमेस्टिक जो यूज बढ़ा है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ी है, वाटरों के किनारे फैक्ट्री लग रही हैं, शहर बने हुए हैं, और जो वेस्टेज छोड़ा जा रहा है उससे क्या हुई है, हमारी रिवर पोल्यूट हुई हैं. जैसे लिखा है इसमें, सीवर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो सीवर और इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी है उसको रिवर में छोड़ा जाता है, और उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नदियों का पानी, आपको पता होगा कि इस लॉकडाउन से पहले बात करें तो गंगा दुनिया की सबसे 10 प्रदूषित नदियों में से एक है. ठीक है, जिस गंगा को हम माता कहते हैं, उसी गंगा यमुना के किनारे डेड बॉडी जलाई जाती हैं. सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा जाता है. तो इसमें लिख रखा है कि गंगा वाटर हैज़ बीन डाइल्यूटेड एंड पोल्यूशन लोड इन द 20 किलोमीटर लार्ज सिटीज़. ठीक है, सारे शहरों का गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है. तो इसके कारण से अगर नदी खत्म होगी तो पूरी सिविलाइजेशन खत्म होगी. सिर्फ गंगा पे ही करोड़ों लोगों की आबादी डिपेंडेंट है, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं बल्कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए. जितने शहर हैं, आप बनारस जाइए, इलाहाबाद जाइए, हरिद्वार जाइए, हर जगह गंगा का पानी ही पिया जाता है. तो अगर नदी का ख़त्म होने का मतलब है पूरी के पूरे कल्चर का ख़त्म हो जाना, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है रिवर पोल्यूशन. इसी को बात को लेके हमारी सरकारों में अलग अलग काम किए गए. जैसे एक है वो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP जिसको बोला जाता है, गंगा एक्शन प्लान भी कहा जाता है. 1985 में राजीव गांधी के समय में शुरू किया गया, और इसका मकसद यही था, अगर मैं क्लियर देखूं तो ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा दे दी थी कि नदी को साफ किया जाएगा. प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा एंड इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी. 1985 में शुरू किया गया. उसके बाद यमुना एंड गोमती एक्शंस प्लान आया जो अप्रैल 93 में. गंगा एक्शन प्लान 2 आया 1993 में, चाहे 1985 में आया और 1993 में आया, कुछ नहीं हुआ इससे. इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि पोल्यूशंस को कम करेंगे हम,
हम पोल्यूशंस को रोकेंगे, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो भी सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको क्लीन करेंगे, लिखा है ना, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। ये सब कहीं लगे, कहीं लगे नहीं लगे, काम नहीं कर पाए या एफिशिएंसी उतनी नहीं थी जितना लोड था। और सैनिटेशन वर्क किया जाएगा, ओपन डिफेक्शंस इन द रिवर बैंक के, नदी के किनारे लोग टॉयलेट न करें, ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी साबित हुई। इसी बीच नई सरकार आई तो उन्होंने एक याद होगा, प्रधानमंत्री वाराणसी गए, बोले गंगा ने मुझे बुलाया, मैं गंगा का बेटा हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बहुत ही बहुउद्देशीय, या आप कहो बहुत ही उद्देश्य या बहुत ही एम्बिशियस नमामि गंगे परियोजना शुरुआत करी। और आपको देखना चाहिए, अगर आप डाउन टू अर्थ में जाएंगे तो नमामि गंगे कितना सक्सेसफुल हुआ है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मनी एलोकेट नहीं की गई, जहाँ एलोकेट किया गया तो इफेक्टिव प्रभाव नहीं पड़ा और गंगा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। तो जिस तरह से गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट, गंगा एक्शन प्लान सेकंड था, उसी लगभग उसी रूट्स पे नमामि गंगे जा रहा है। अब तो इसके बारे में बात भी नहीं की जा रही है। इसका भी उद्देश्य था कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, पंचायतों को पैसा दिया जाएगा और नदियों के किनारे को साफ किया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा। तो वो किया गया, उसका क्या असर है बहुत ज़्यादा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि करंट का बहुत बड़ी डिबेट है गंगा को लेके, तो उसके किनारे है। इसके बाद अगला पार्ट है लेक्स है। आप अलग अलग लेक्स के बारे में जानते हैं। फेमस डल लेक के बारे में हम लोग पेंटिंग बनाते हैं अभी तो कश्मीर में। क्या हाल है डल लेक का किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपके ही कुछ दूर पे नैनीताल, भीमताल, ये सारी लेक्स हैं। अलग अलग लेक्स होती हैं, एक नेचुरल लेक्स हैं, दूसरी हैं आर्टिफिशियल लेक। जैसे नानक बता का जो बांध है इसको भी आप लेक्स बोल सकते हैं, या भाखड़ा नागल बांध है जो, ये सब आर्टिफिशियल लेक हैं। लेक से बिजली भी बनाई जाती है और बहुत सारे काम भी होते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए यूज होती हैं। और अगर आप देखें तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग है दुनिया। जैसे भारत में चिल्का लेक है, ये समुद्र के और लैंड के किनारे में है। उड़ीसा में बहुत फेमस लेक है चिल्का लेक। ऐसे ही अगर आप चले जाएं राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको मिलेगा सांभर लेक। यहाँ का पानी सॉल्टी होता है, नमक बनाने के काम में होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की लेक्स हैं और इनका यूज यही है कि फ्लड को रोकते हैं। पहली बात तो जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी को एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़ होती है, पानी को मैनेज कर लेती हैं, बाढ़ नहीं आने देती हैं, पानी के फ्लोज को रोकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, हाइड्रल पावर में यूज आती हैं और ड्रिंकिंग वाटर के लिए आती हैं। उसके सराउंडिंग का क्लाइमेट सुंदर रहता है। नैनीताल क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाती हैं, टूरिस्ट के लिए आती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए तो एक बहुत प्लेस होता ही है। झील नैनीताल, भीमताल क्लासिकल एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी झील्स हैं अगल बगल में, सराउंडिंग्स में। श्यामा ताल टनकपुर की तरह का आप जाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम से अलग अलग तरह से झील्स बनती हैं। एक इंपॉर्टेंट झील बनने की प्रोसेस के बारे में कहते हैं कि जब बाढ़ आती है नदियों में तो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो जो बहुत सारा मलबा आता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे झील बन जाती है। वो झीलें बाद में टूट जाती हैं। तो इस तरह से हमारे इकोसिस्टम्स का एक महत्वपूर्ण रोल झील का है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।